ठीक है ना, आप वो पहले सॉल्व करोगे, फिर हम लोग पीओएससी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन इस हम लोगों के पास में बेटा RE2O7 CO gives ReCO का होल्ड RE2CO का होल्ड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अविनाश सर आ गए हैं क्या? उदयवीर जी, अविनाश सर आ गए हैं क्या? ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन इसको करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस लेके आप लोगों के लिए कुछ। आज बेटा बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। हाँ, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोग कर पाते हैं आज। आया आंसर? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा इसका आंसर? क्या करेंगे हम लोग पहले बताओ, आप लोग स्टोइकियोमेट्री लगा के सॉल्व करेंगे कि पीओएसी? आप इक्वेशन बैलेंस करना चाहेंगे कि पीओएसी लगाना चाहेंगे क्वेश्चन में? एक ही तरीका आसान है ना, हम लोग पीओएसी से जाएंगे तो बेटर पड़ेगा, ठीक है। आप पीओएसी लगाओगे कैसे, उसको थोड़ा सोच लेते हैं। पीओएसी कैसे लगाओगे आप लोग इसमें? हम लोगों के पास में सबसे पहले आरई पे लगा सकते हो आप लोग, है ना। अगर आप लोग आरई पे पीओएसी लगाओगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ RE2O7 ना विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ RE2CO होल 10, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप लोग ऑक्सीजन पे पीओएसी लगाओ तब बोलेंगे 7 इंटू मोल्स ऑफ RE2O7 प्लस ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है 1 इंटू मोल ऑफ CO विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन यहाँ पे है बिकॉज 10 इंटू मोल्स ऑफ RE2CO होल 10 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। ऐसे कुछ रहेगा ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। तो आपको ये तो समझ में आता है हम लोग पीओएसी कैसे लगाएंगे। अगर हम लोग ऑक्सीजन पे लगाने के बाद में किस पे लगाते हैं, हम लोग कार्बन पे लगाते हैं पीओएसी, तो कार्बन हम लोगों को एक तो CO2 में देखेगा और एक CO में देखेगा ना। अब तो एक तो CO, अच्छा यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, 3 जगह पे कार्बन है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कार्बन पे पीओएसी लगाएंगे तो बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ CO विल बी इक्वल टू 10 इंटू मोल्स ऑफ RE2CO होल 10 प्लस मोल्स ऑफ CO2, है ना। इतना कुछ कहा नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन में इसका मोल्स कितना दिया है, यू आर गिवन 17 मोल्स, इसका 17 मोल दिया है। तो आपको पहले वाले इक्वेशन से देखो, 2 से 2 गायब हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ RE2O7 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ RE2CO होल 10, तो इसके भी 17 मोल्स चाहिए। पहला आंसर मिल गया हमें, सभी का पूछ रहा होता तो इसका मिल जाता, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके मोल्स को एक्स मान सकते हैं और इसके मोल्स को क्या मान सकते हैं आप लोग, वाई। पहला इक्वेशन पहले वाले टर्म से आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू पहले वाले से जो सबसे पहला इक्वेशन आपको लगा दिख रहा है 7 इंटू RE2O7 प्लस मोल्स ऑफ CO, इससे क्या मिलेगा 7 इंटू 17 प्लस मोल्स ऑफ CO को क्या माना आप लोगों ने x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 17 प्लस 2y, ऐसे मिलेगा ना पहला इक्वेशन। यहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 कॉमन ले लेना 10 माइनस 7, इज क्लियर बेटा। कार्बन पे लगाते हैं, एक कार्बन है, तो 10 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोगों को क्या मिल रहा है बेटा, दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा है आप लोगों का, ये आपका इक्वेशन बनेगा मोल्स ऑफ CO को हम लोग क्या मान रहे हैं बेटा x,
x इज इक्वल टू 10 into 17, वेरी गुड, प्लस वाई, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से 170, और यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, जो भी आएगा x प्लस ये तो 2y है ना, x माइनस 2y ना, तो एक x माइनस 2y मिल गया और एक x माइनस वाई मिल गया, दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हो कि नहीं, तो आसान हो गया, एक बड़ा नंबर मिलेगा आपको। हम लोग उस नंबर को देख के ये बोलोगे कि इक्वेशन को बैलेंस करके हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस और कराऊंगा जिससे आपको फील आएगा कि हम लोग पीओसी हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो पहले ये कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? हो गया, कॉपी हुआ, बेटा करो जल्दी से, इतना टाइम मत लगाओ कॉपी करने में। वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 119 और एक्स का वैल्यू 51, जो भी आता है, जो भी आता है वट एवर द वैल्यू, कोई इशू नहीं है, जो भी आ जाए उसको आप सॉल्व करके निकालिए। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ CuO, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ CuO and Cu2O is reduced completely into pure metallic copper, into pure metallic copper. The mass of copper obtained is 0.839 ग्राम, 839 ग्राम, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ CuO, calculate the mass of CuO in the original mixture, ठीक है बेटा, जो ओरिजिनल मिक्सचर हम लोग लेके चल रहे हैं उसमें मास ऑफ CuO कितना होगा ये आपको बताना है। कैलकुलेट द मास ऑफ CuO इन द ओरिजिनल मिक्सचर, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखोगे अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4, a mixture of FeO and Fe3O4 when heated in air, their residue is
found to gain in weight by 5%. The residue is found to gain in weight by 5%. ठीक है ना? If the residue is only Fe2O3. If the residue is only Fe2O3, ठीक है ना? Find the mass percentage of Fe3O4 in the original mixture. Fe3O4 in the original mixture. ठीक है ना? Calculate the mass percentage of Fe3O4 in the original mixture. A mixture of FeO and Fe3O4 when heated in air, the residue is found to gain in weight by 5%. If the residue is only Fe2O3, then find the mass percentage of Fe3O4 in the original mixture. पहला क्वेश्चन ये था, कर सकते हैं आप लोग? चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझना। क्वेश्चन कॉपी हुआ ना सभी का? चलो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक मिक्सचर है जिसमें कौन कौन है, CuO है और CO2 है। उसको हम लोग रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिए, कॉपर में। और रिड्यूस कैसे किया गया वो नहीं पता, रिड्यूस करने के बाद में और क्या बन रहा है वो भी नहीं दिया। रिएक्शन आप लोगों के हिसाब से कंप्लीट है इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। आप लोग क्या पूरा रिएक्शन लिख पाओगे, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फुल नहीं लिख सकते ना। आपको इन्फॉर्मेशन ये है, आपको ये पता है कि हम लोगों के पास एक तो Cu है, CuO, और एक हम लोगों के पास में क्या है बेटा, Cu2O। इसका किसी XYZ से रिएक्शन करवाया गया है, हाँ, रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, और इसको कॉपर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इतना ही है ना? और कुछ क्या बना, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो आप लोग बैलेंसिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि इक्वेशन को बैलेंस करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जाओ तब जाके सॉल्व करो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अभी एक तरीका बचा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और वो किस पे लगा सकते हैं, कॉपर पे। क्योंकि कॉपर दिख रहा है पूरे रिएक्शन में, हम लोगों को कॉपर तो दिया ना, कितना बना, तो जितना कॉपर रिएक्टेंट साइड में होगा उतना प्रोडक्ट साइड में भी होगा, है कि नहीं? तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें POAC लगा सकता हूँ ऑन कॉपर। आई कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। किस पे लगा सकता हूँ बेटा, कॉपर पे मैं लगा सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मोल्स ऑफ CuO प्लस 2 into मोल्स ऑफ Cu2O विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Cu ऑक्टेन। यस और नो? पहले हम लोगों के पास जो मिक्सचर है वो कितना है, 1 ग्राम। उसमें कौन कौन है, CuO है और Cu2O है। आपको कौन पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, CuO इन द ओरिजिनल मिक्सचर पूछ रहे हैं। ये कितना था पहले वाले मिक्सचर में, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं इसको x मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 1 - x। Cu कितना मिला, ये तो दे दिया हम लोगों को, 0.839 ग्राम, ये तो दिया हम लोगों को। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हो कि x अपॉन इसका 63 + 16 मोल्स हो जाएगा ना। मास अपॉन बोलो मास, मोल्स हो गया, विल बी इक्वल टू 2 into प्लस 2 into 1 - x अपॉन 63 into 2, 126 + 16 will be equal to 0.839 अपॉन 63। सॉल्व करके x निकाल लोगे, जो x आएगा वही मास ऑफ CuO है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा लेंदी पड़े, है ना? तो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। कोई दिक्कत इसको समझने में? कॉपी करो। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा तुम लोगों के पास में
सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ होगा, है ना। हो गया, ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट हो गया ना, अभी तुम्हारा हो गया, करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है ना, इसको कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। ट्वेंटी 25 सेकेंड रिमेनिंग। बेटा 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम मिलता है नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ज्यादा मिलता है। अगर नीट में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो कितना टाइम मिलता है? 1 मिनट का टाइम मिलता है। तुम लोग 1 मिनट में क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हो, क्या करेंगे फिर? चलो 1 घंटा बच गया, देखो ना क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से वही सेम पीओएसी आप लोग लगाएंगे इस पे। क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आपको ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास FeO है और Fe3O4 है, वो रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? वो बनाता है Fe2O3। इस पे तो आप लोग बैलेंसिंग करके भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट भी आपको पता है, प्रोडक्ट भी पता है ना। यहाँ बोला एसिड ये मिलके क्या बनाता है? ओनली Fe2O3 बनाते हैं, है ना। किससे रिएक्शन करता है बेटा? एयर से रिएक्शन करता है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिएक्शन किया होगा, ये भी आपको काम में लेना है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो भी आप लोग सिंपल सा रिएक्शन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ, हमें नहीं पता इसने कैसे रिएक्शन किया, लेकिन ये बोला कि इसका जो वेट था वो कितना बढ़ गया बेटा? 5% इंक्रीज कर गया, ऐसे बोल रहे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला? इट गेन्स वेट बाई 5%। तो हम लोगों के पास जो पहले वाला मिक्सचर है वो कौन है? उसमें FeO है और साथ में कौन कौन है बेटा? Fe3O4 है। तो अगर ये 100 ग्राम रहा होगा तो ये कितना होगा बेटा? ये होगा 105 ग्राम। आपको क्वेश्चन में किसका परसेंटेज पूछ रहे हैं? Fe3O4 का। जिसका पूछे उसी को क्या करो? x मान लो, क्योंकि एक कैलकुलेशन कम हो जाएगा, आपको हम जो 100 माइनस एक्स कर ही निकालना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जो टाइम बचाती हैं आपका, ठीक है। तो हम लोग इसको x मान लेते, तो फिर से क्या कर सकते हैं? आयरन पे Fe पे POAC लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे इसमें हम लोग? POAC अप्लाई कर सकते हैं किस पे? ऑन Fe। अगर Fe पे POAC अप्लाई करोगे तो क्या बोल सकते हैं बेटा? हम लोग बोल सकते हैं मोल्स ऑफ FeO प्लस 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4 विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3, है ना। FeO को हम लोग मान के चले ये है 100 माइनस एक्स और इसको हम लोग माने x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन 56 प्लस 16 प्लस 3 इंटू, अच्छा 1 माइनस 100 माइनस एक्स ना, 3 इंटू 3x अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 16 विल बी इक्वल टू 2 इंटू, इसका वेट कितना है हम लोगों के पास में? 105 अपॉन में क्या करें बेटा? 2 इंटू 56 प्लस 16 प्लस 3 इंटू 16 ना, प्लस 16 इंटू 3, चलो ऐसा लिखते थे। तो फिर ये भी सॉल्व करने एक्स निकालना है, जो एक्स आएगा वो मास परसेंटेज आएगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 निकाल रहे हैं। क्योंकि टोटल सॉल्यूशन हम लोगों के पास में कितना है बताओ? 100।
तो जो x आएगा वो परसेंटेज ही आएगा ना। आप लोग निकालोगे x अपॉन 100 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया x। तो x आपको सॉल्व करके निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड x, ठीक है। और इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं आसानी से, जो भी x आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है ना यहाँ तक आपको? ठीक है, तो पीओएसी लगा के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। हुआ कॉपी यहाँ तक? आपके पास से प्रीवियस ईयर का कोई बुक है? नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नीट का प्रीवियस ईयर। हो गया बेटा इतना? समझ आ रहा है? चलो, एक और टर्म हम लोग सीखेंगे आज, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज यील्ड, ठीक है। क्या सीखेंगे बेटा? परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100, थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100, ठीक है ना। एक बार समझो कि ये फॉर्मूला से आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा होगा कि मान लो मैंने आपको कोई रिएक्शन दिया है ना, मान लो मैंने रिएक्शन दिया था कि हम लोगों के पास में CaCO3 है, वो कन्वर्ट हो रहा है Ca और CO2 में, ठीक है। आपसे पूछूं मेरे पास में ये 100 ग्राम है, तो ये कितना बनेगा? आपसे पूछिए 100 ग्राम है तो कितना बनेगा, बता सकते हो कितना बनेगा? आप सिंपल सा जाओगे, इसका मोल्स निकालोगे, इसका मोल्स निकालोगे, बोलोगे 100 अपॉन 100 करके इसका 1 मोल आएगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल का फॉर्मेशन होता है तो इसका भी 1 मोल होगा। मास कितना होगा इनटू 56, तो कितना आंसर आ जाएगा? 56 ग्राम। सिंपल सी कहानी है ना, आप लोग कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जाना होता है। अगर आपको ये बोला होता है कि ये रिएक्शन जो होता है बेटा वो 90% कंप्लीट होता है तो कितना बनेगा, तो आप लोग क्या कर लेते इसमें, इसका 90% निकाल देते। यस और नो? 56 तो तब आएगा जब सारा का सारा उधर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन हुआ कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है? 90% कंप्लीट हो, तो हम लोग क्या किया, 90 अपॉन 100 से इंटू कर लिए। समझ आया कि नहीं आया? तो एक्चुअल में जो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि हम लोगों को वो गिवन होगा कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो एक स्टेप और हम लोगों का बढ़ जाएगा उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर देने का। बाकी कुछ नया नहीं है, जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो सेम है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको रिएक्टेंट का अमाउंट देगा, प्रोडक्ट का पूछ सकता है, कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट का अमाउंट देता है, रिएक्टेंट का अमाउंट पूछता है, ठीक है। तो उनको कैसे डील करना है, और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन भी कभी कभी प्रोवाइड करता है, 3-4 रिएक्शन दे दिया उनसे पूछने लगा, तो वो चीजें हम लोग कैसे डील करेंगे उसको समझना। ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी लोग समझ सकते हैं हम लोग कितना निकालेंगे इसको, ठीक है, समझ सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में परसेंटेज यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, यानी एक्चुअल में हम लोगों को कितना मिला, हम लोग 100% कंप्लीट मानने पे कितना निकालते हैं इनटू 100। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? वो यील्ड जो हम लोग रिएक्शन को 100% कंप्लीट होते हुए जो भी कैलकुलेट करेंगे, ऐसा मान के रिएक्शन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, 100% कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा कि हम लोगों के पास में CaCO3 है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू CO एंड CO2। अगर ये हम लोगों को मिला 56 ग्राम, इसका परसेंटेज यील्ड कितना है? 90%, तो ये कितना रहा होगा? CaCO3 कितना लिया होगा हम लोगों ने, ये बताना है आपको। कर सकते हो? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, क्या करें, कितना होगा? 100 ग्राम तो तब होता है रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा। 100 ग्राम तो तब होता, रिएक्शन कितना होता, यहाँ मैंने लिखा होता 100% कंप्लीशन। 100 ग्राम से 100 ग्राम से 56 ग्राम तो तब मिलता है जो रिएक्शन कैसा होता है, 100% कंप्लीट होता है, तब मिलता है ना। रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है? 90%। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप लोग इसका स्टार्टिंग जो करोगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, वो कहाँ से करोगे? फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, कहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करोगे? जिसका अमाउंट गिवन है उससे लेके स्टार्ट करोगे कि रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे? चलो, जिसका अमाउंट गिवन है उससे लेके स्टार्टिंग करोगे। चलो,
एक का बताओ कि बेटा अगर आप लोगों के पास में 100 है ना, 100, अब इससे स्टार्टिंग करोगे उसका 90% निकाल दोगे, ये बोल रहे हो। 100 का 80% क्या होता है, जल्दी से बताओ। 100 का 80% 80 होता है, तो क्या 80 का 80% 100 होता है? तो अगर इसका तुम लोग 90% निकालो तो क्या ये आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर तुम लोग वहां से कैसे स्टार्टिंग कर सकते हो? या तो तुम लोग ये सोचो कि अगर इसका 90% है, इसका ये कितना परसेंट होगा, उल्टा ना, 100/90 करें, या फिर जो भी आप लोग निकालें, रिवर्स आपको जाना पड़ेगा। या फिर एक तरीका आप लोगों के पास में ये है, एक तरीका आप लोगों के पास में ये है कि आप लोग हमेशा किससे स्टार्टिंग करें, रिएक्टेंट से। इसका एन मोल मान लें बेटा, इसका एन मोल कितना मोल का फॉर्मेशन करता है, एन मोल का फॉर्मेशन करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मास कितना फॉर्मेशन होगा, एन इंटू 56, उसका कितना फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, 90%। ये सब कुछ किसके इक्वल होगा, तो बेटा एन कितना आ जाएगा, 100/90। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मास कितना होगा इसका, मास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 100/90 इंटू 100। 100/90, 10/9 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, तो 100 से ऊपर ही आएगा ना मास। सॉल्व कर लोगे, समझ में आ रहा है क्या किया जाएगा? कहाँ से स्टार्टिंग करोगे हमेशा, रिएक्टेंट साइड से। अगर परसेंटेज यील्ड गिवन है तो हमेशा स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना होता है, रिएक्टेंट साइड से करना होता है, थोड़ा आसान पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना? ये कॉपी करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी हुआ? चलिए, आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है बेटा, हम लोगों के पास में ए है, ए इज गिविंग 2b प्लस 3c, b is giving 2d plus e is giving 4e is giving 2g plus 7h, ठीक है? आपको सीक्वेंस और रिएक्शन गिवन है, इसका स्टार्टिंग में कितना मोल हम लोगों के पास है बेटा, इसका हम लोगों के पास 10 मोल है। पहले वाला स्टेप का जो परसेंटेज यील्ड है वो 50% है, दूसरे वाले का 60% है, तीसरे वाले का फिर से 50%। आपसे पूछे जी कितना बनेगा, एच कितना बनेगा, ये बताओ। आपसे पूछे जी और एच कितना कितना बनेगा, बता सकते हो? तो आप लोग थोड़ा सा सोचना, इसमें हम लोग को करना क्या होगा कि आपको अगर जी का पता करना है तो आपको ई चाहिए, आपको ई का पता करना है तो आपको कौन चाहिए बेटा, बी चाहिए, और आपको बी का पता करना है तो आपको कौन चाहिए बेटा, ए। तो आपको इनसे इस डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं है, तब सी कैलकुलेट कर रहे हैं और ना ही डी कैलकुलेट करेंगे। क्या हमें सी डी कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आपके पास इसका 10 मोल था तो इसका कितना बनेगा बताओ, मतलब 10 मोल से कितना बनेगा इसका, अरे 1 से 2 बनते 10 से कितना बनेगा, 20 बनेगा ना, उसका भी 50%, तो कितना बना, 10 ही बना। बी का कितना मोल है तुम लोगों के पास, 10, तो 10 से इसका कितना बनेगा, 10 बनेगा, उसका कितना परसेंट बेटा, 60%, तो कितना बना, 6। इसका आपके पास में 6 मोल है, ई का 6 मोल है ना, तो ई का 6 मोल से 4 से 2 का फॉर्मेशन होता है, आधा होता है ना, तो 6 से कितना बनेगा, 3, उसका भी कितना 50%, तो इसका कितना बनेगा बेटा मोल, इसका आ जाएगा 1/5, 1.5 बेटा। 4 से कितना बनता है, 7, तो 6 से कितना बनेगा, इतना, उसका भी कितना बनेगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 42/8, इतने बनेगा ना, 42/8, ये कितना आ जाएगा 5.25, कितना आ जाएगा 5.25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में,
कॉपी करो जल्दी से। तो आपको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन भी दे सकते हैं। हम लोग वो चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, क्या क्या हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको करने में। कॉपी करो। ना बेटा दिया है क्वेश्चन में, वो तो गिवन होगा ना, आपको मानेंगे क्यों। ठीक है, कॉपी हुआ। तुम लोग घर पे जाके जो कराते हैं वो रिवाइज करते हो ना अच्छे से। हो गया ना इतना? तुम्हारा हो गया कॉपी? तुम्हारा हुआ? हो गया, ठीक है। नोटेशन आप, मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया होता, मान लो हम लोगों के पास में ए है, ए इज गिविंग बी प्लस 2c। हम लोगों के पास सी है, 3c गिविंग 2d प्लस h, h 3h गिविंग 5g प्लस 3e। ठीक है बेटा, आपको उसने बोला कि जो हम लोगों के पास E है उसका 10 मोल है। कितना है? E का 10 मोल हम लोगों को मिला ये रिएक्शन कराने के बाद में। इसका जो परसेंटेज यील्ड है वो 50% है। ये जो स्टेप होता है वो होता है 100% और ये होता है 80%। ठीक है, आपसे पूछे फाइंड ए कितना लिया गया था वो बताओ। आपसे पूछने लगे बेटा ए का अमाउंट कितना लेके चले थे हम लोग, तो बता सकते हो आप लोग? तो कहां से स्टार्टिंग करोगे, ई से कि ए से? एक बात तो हमेशा याद रखना, कहां से स्टार्टिंग करोगे? रिएक्टेंट से हमेशा ना, प्रोडक्ट से कभी भी स्टार्टिंग आप लोगों को नहीं करना है। रिएक्टेंट कौन हम लोगों के पास में है? ए, तो हमेशा किससे स्टार्टिंग करोगे आप लोग? रिएक्टेंट से ही करोगे, चाहे वट एवर द रिएक्टेंट इज, क्योंकि फिर आप लोगों को उल्टा सोचना पड़ेगा, इसका 50% तो ये नहीं होगा ना, इसका ये 50% तो इसका कितना होगा वो सोचना पड़ेगा फिर आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो आप लोग वो चीजें सोच पाओ, नहीं तो फिर आप लोग क्या करो, रिएक्टेंट से स्टार्टिंग करो। रिएक्टेंट से स्टार्टिंग कैसे करोगे बेटा? हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोगों के पास में रिएक्टेंट है ए है, उसका मोल्स कितना n है, तो हम यहाँ से सी चाहिए ना, तो इसका कितना बनेगा 2n, और उसका कितना बनेगा इंटू 0.8। यस और नो? 80% मतलब 0.8 से इंटू कर लो। सी का कितना मोल हम लोगों के पास में है? 0.8 इंटू एन, तो ये हो जाएगा 1.6n। इतना ही है ना? इट इज क्लियर? बेटा 1.6n है तो हमें h चाहिए ना यहाँ से, तो h कितना बनेगा बेटा? 1/3, 1.6n/3। इज क्लियर? बेटा 3 मोल से 1 बनता है, तो 1 से 1/3 बनेगा, 1/6n से ये 100% कंप्लीट होता है। कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी से इंटू करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका हम लोगों के पास में कितना मोल से बेटा? 1.6/3 इंटू एन। 3 से कितना बनता है बेटा? 3 बनता है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 1.6/3 इंटू एन इंटू 0.5 यानी 1.2 विल बी इक्वल टू 10। यही तो होगा 10। यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? ये आपको फाइंड करना है। इट इज क्लियर? क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा सावधानी से काम करना होता है। आप लोग प्रॉपरली हर स्टेप को कैलकुलेट करें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। कैलकुलेशन कभी इसके डिफिकल्ट नहीं आते हैं, आसान आसान कैलकुलेशन होते हैं। समझ आ गया कि नहीं आया बताओ? सभी को समझ में आ रहा है? तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है।
हो गया, ठीक है ठीक है। कितना आ रहा है n का वैल्यू? नहीं सॉल्व किया अभी तक। थ्री पॉइंट नाइन आएगा कि ज्यादा आएगा? ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 6 अपॉन 1.6, इतना आएगा, तो 60 अपॉन 1.6, 39 आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप सोच के देखो ना, रिएक्शन का परसेंट यील्ड तो बेटा कम ही है ना, ये तो ज्यादा रहा होगा ना ऑब्वियसली, है ना। 39, ठीक है, हो गया इतना। आप लोगों ने पढ़ा एसटीपी क्या होता है? एसटीपी सबने सुना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्केल, है ना। एसटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल गैस का वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर या फिर 22400 ml, सबको पता है ना ऐसा। बट अगर आपको मोल्स निकालना हो तो मोल्स का मतलब कितना होगा? एट एसटीपी अगर आप लोग गैसियस मोल्स निकालने लगे तो क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4 भी होता है, अगर वॉल्यूम किसमें है? लीटर में, तो है ना। या हम लोग मोल्स निकाल सकते हो कैसे करके बेटा? दैट इज वॉल्यूम इन, अगर एमएल में है तो कितने से डिवाइड कर लोगे आप लोग? 22400 से। अगर आपको गैस के मोल्स गिवन है तो विद हेल्प, अगर आपको गैस का वॉल्यूम गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ दैट वॉल्यूम यू कैन फाइंड मोल्स, ठीक है। तो मोल्स कितना होगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4 अगर वॉल्यूम लीटर में है तो, या फिर वॉल्यूम अपॉन 22400 अगर वॉल्यूम लोगों के पास में कैसे एमएल में है तो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो इस सबके बेस पे। ये करना है बेटा। A sample of KClO3 on decomposition yields 448 ml of O2. Find mass of O2 produced, mass of KCl produced, mass of KClO3 originally taken. करो आप लोग। आप लोगों में से किसके पास में है एमटीजी का बुक? 30 पास्ट ईयर्स का हमारे पास है। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन है बस, पीडीएफ है ना वो है, ठीक है। बाकी लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो, आप हर चैप्टर को वहां से सॉल्व करो, ठीक है ना। बाकी नीट के मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और भी मैं सेंड करता हूँ टेलीग्राम पे, हो गए तुम लोग उस पे, है ना। तुम तो हो ना, बाकी लोग नहीं है, तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा वो। टाइम ओवर हो गया, टाइम ज्यादा भी हो गया ना।
देखो क्या क्या हो रहा है, KClO3 को हम लोग हीट के तो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन में दिया ना सारा इन्फॉर्मेशन, एक तो ऑक्सीजन बनता है, एक KCl बनता है, ऐसे है ना। तो सबसे पहले तो लोग रिएक्शन लिख लोगे, KClO3 इज गिविंग यू KCl, है ना, प्लस O2। इक्वेशन बैलेंस कर लोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो बेटा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ 2 से इंटू कर लो या 3 से, और ऐसा करने पे यहाँ से 2 से इंटू करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। देखो सेलेक्टिवली आपको जाना होता है, आप लोग POAC लगा के भी आ सकते हो, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें आसान हो उसको करो, जब बैलेंस करना आसान है तो POAC लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो आसान होता है वहां पे सबसे पहले क्या करो, बैलेंसिंग से ट्राई करो। कि आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, बड़ा इक्वेशन, तो वहाँ पे किसके थ्रू जाओ, POAC के थ्रू जाओ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आसानी से जा सकते हैं। आपको ये कितना मिला ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन मिला 448 ml, है ना। मैं आप सबको से पूछूं बेटा कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आप लोग बोलेंगे 448 अपॉन कितना आ रहा है, 0.02। कितने आ रहा है सभी का, नहीं आ रहा, चलो। तो 448 अपॉन कितना आ जाएगा, 22400, ऐसे ही आएगा ना। तो 1/50 आ जाएगा बेटा, 0.02, ठीक है। तो 1/50 ml हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 1/50 ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया। 1/50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 1/50। अब आपसे पूछूं बेटा कि हम लोगों के पास में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास में कितना है, 1/50 है, तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना चाहिएगा, मोल्स ऑफ KClO3। तो ऐसा सोचेगी कि बेटा इसका 3 मोल बनाने के लिए इसका 2 मोल चाहिए, इसका 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिएगा, 2/3, इसका 1/50 मोल बनाने के लिए कितना चाहिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बाई या फिर 1/1/75। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो लिखा है वो समझ में आ गया ना, क्या लिखा है, 1/75 क्यों चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका 1/50 है तो इसका कितना चाहिएगा बेटा, इसका 2 से इसका 2 प्रोड्यूस होता है तो इसका ही 1/75 प्रोड्यूस होगा। आपको सभी का मोल्स मिल गया, तो मास निकाल सकते हो कि नहीं, मास कैसे निकालते हैं मोल से, इंटू मोलर मास। तो इसका मास कितना होगा, इसका अगर आपको मास निकालना है तो इसका मास कितना होगा बेटा, 1/75 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, 39 प्लस 35.5 प्लस 48। इसका निकालना था, इसका मास कितना आएगा, 1/75 इंटू 39 प्लस 35.5 जो भी आएगा। अब देखो यहाँ पे एक तरीका और था इसको सॉल्व करने का। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन होते कि नहीं होते तुम्हारे पेपर में, होते हैं ऑप्शन होते हैं, तो आपको तीनों का मास दिया होता ना, इसका मास भी दिया होता, इसका मास भी दिया होता, इसका मास भी दिया होता। अरे हाँ ना बोलो, किसी भी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है कि नहीं होता, मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड प्लस मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू मास ऑफ KClO3। तो आपको पहला ऑप्शन में दिया होता एक x वैल्यू, एक y वैल्यू, एक z वैल्यू, दूसरे ऑप्शन में दिया होता x y z, जहां पे x प्लस y z आता उसको टिक करके आते, सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होता है, ठीक है। तो जब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग वहां पे ये भी ट्राई करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कभी कभी बता रहा हूँ, कभी कभी बेटा कैलकुलेशन करने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इन तीनों का मास आपको गिवन होता है ना। मान लो एक का मास हो रहा है 10 ग्राम, दूसरे का हो रहा है 20 ग्राम, तीसरे का हो रहा है 30 ग्राम, तो ये 10 प्लस 20 30 आएगा ना, यस और नो। ऑप्शंस में आपको ये ऐसे गिवन होगा ना 10, 20, 30, आप लोग पहले दो को ऐड करके अगर तीसरे की एक बार आ जाए वही आंसर होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। अगर आपको दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसमें पहले दो का ऐड करने पर तीसरा आ रहा है तो दैट इज 100% करेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन वो पेपर को इतना डिफिकल्ट नहीं करते कि दो दो ऑप्शन को प्लस करने पर डाल दे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना डिफिकल्ट पेपर नीट में, इतने डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं आते। IIT में हो सकता है कि 4 ऑप्शन ऐसे दे दे कि जहां ऐड करने पे फाइनल वाला आ रहा है तो उसको सॉल्व करना पड़े इसको, ठीक है। आप लोग ऐसे भी तो कर सकते थे ना इसको, थोड़ा अगर सोचते तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के कर सकते थे कि नहीं,
किसी भी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स। ऐसा भी आप लोग ऐड करके भी देख सकते थे, तो भी आपको आंसर हो सकता था कि जल्दी से आप लोग इसको कर पाते। ठीक है, कॉपी करो। क्या करूं? मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए होंगे इस टॉपिक पे अब तक? मतलब कल से जो कराया, 2 दिन 3 दिन हो गए ना, थर्ड कुछ कितने करा दिए होंगे? 15-20 क्वेश्चन हुए कि नहीं? हो गया कॉपी? हो गया कि नहीं हुआ? सभी का हो गया? ठीक है, बट इसका आगे हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा तुम लोग भी मुझे हेल्प करना कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने में, क्योंकि इनमें जरूरी होता है इंटर कन्वर्जन आपको आना है ना, क्योंकि मोलरिटी कैलकुलेट नहीं करवाएगा आपसे, मोलरिटी कैलकुलेट नहीं करवाएगा, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर जो हम लोग इक्वेशन अभी कर रहे हैं ना, हम लोग आगे चल के फिजिकल के हर चैप्टर में इक्वेशन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक टर्म्स है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कम से कम ये चीजें आपको आनी चाहिए, कम से कम ये चीजें आनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये आएगा तभी तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो ये बेसिक टूल्स है एक बनेगा, कहीं से 2 बनेगा, कुछ चैप्टर्स, मतलब ऐसा नहीं है आईआईटी की तरह। आईआईटी में चैप्टर होते 29, क्वेश्चन आते 25, है ना। तो हर चैप्टर को एक क्वेश्चन भी नहीं मिलता, तुम्हारे में मिलता है, तो तुम्हारे लिए सबसे आएगा क्वेश्चन। कुछ चैप्टर्स ऐसे जहाँ से 100% 2-2, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो उन पे हम लोग फोकस करेंगे। ये आप उठा के देखोगे तो कोई पेपर ऐसा नहीं है जहाँ से मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, सब में आता है क्वेश्चन। 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं, 3-3 भी आते हैं कभी, है ना। तो इसको हम लोग जरूर लेके चलेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहला टर्म तो होता है मास परसेंटेज। आज टाइम नहीं है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज। थोड़ा पढ़ के आना, है ना। वॉल्यूम परसेंटेज 2 तरीके से, एक तो मास बाई वॉल्यूम और एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है ना। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रेंथ ना। परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज स्ट्रेंथ, अगर सिर्फ मास बाई वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो स्ट्रेंथ, है ना। थर्ड हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सब लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। फोर्थ हम लोग मोल फ्रैक्शन के साथ साथ में इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मोलालिटी। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? मोलारिटी। इनके साथ साथ में बेटा एक चीज और पढ़ेंगे, पीपीएम, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये दो, ये सब कुछ पढ़ने के बाद में एक टर्म और होता है नॉर्मेलिटी, जिसको मैं यहाँ डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा समझते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना। स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन है? एक हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, 2 चीजें और भी पढ़ाऊंगा, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ये 2 चीज और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उनका कोई ज्यादा ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर वो डिफिकल्ट जैसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके बेस पे नहीं बनते। ठीक है ना। इसके बाद एक छोटा सा टर्म और डिस्कस करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूडियोमेट्री, है ना। इतना करते करते चैप्टर कैसा हो जाएगा खत्म। ये मोल 1। फिर मोल 2 में जब जाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मेलिटी। वो पूरा चैप्टर किस पे है?
अकेला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नॉर्मेलिटी, पूरा चैप्टर में नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो वहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, और वो थोड़ा सा और आसान कर देगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला तरीका आप लोगों ने बैलेंस करके सीखा, फिर पीओएसी आया, फिर कौन आएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वो और आसान कर देगा, वो खत्म कर देगा सारे झंझट को, अगर आप लोग उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो। ठीक है, ये सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? यह सब इनमें से बेटा अभी इसमें से तुम लोग नोट क्या करोगे, आपको पढ़ के आना है ये, जिसमें तुमसे कम से कम डेफिनेशंस पूछूं बेसिक, तो आप लोग मुझे वो बता सको। ठीक है, तो मैं फिर आपको डायरेक्टली इनके बेस से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं सभी के सिंपल फार्मूला आपको बताऊंगा, मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैं बताऊंगा ही। लेकिन इनके बेस पे हम लोगों का जो मेन काम रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्कशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, कैसे हम लोग इसको इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी को कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको इन सब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको इन सब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मोल फ्रैक्शन दे देते हो आप लोग, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in water. Mole fraction of H2SO4 in water is 0.025. Find सबसे पहला मास परसेंटेज, दूसरा ppm, तीसरा मोलालिटी, और क्या निकाल सकते हो, मास परसेंटेज निकाल सकते हो, मोलालिटी निकाल सकते हो, यही ठीक है। ठीक है ना, मास परसेंट निकालोगे, पीपीएम निकालोगे, मोलालिटी निकाल के लाओगे, कर सकते हो इसको, ट्राई करो। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।